हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्ना एंड आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के बारे में, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर को हम 45 मिनट्स के अंदर इन ब्यूटीफुल से नोट्स के साथ कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट में लिंक को पिन कर दिया है, आप वहां से ले सकते हो। तो देखो, चैप्टर का नाम है हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, कुछ बेसिक बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें क्या होती है, वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि दो पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। उसके अलावा ह्यूमंस जो होते हैं वो विविपैरस होते हैं, यानी ये एग ले नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने जैसे यंग वन को बर्थ देते हैं। क्लियर? अब देखो, ह्यूमंस में जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ इवेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो पाती है। इन प्रोसेसेस को, इन इवेंट्स को लाइन वाइज पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन। यानी रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहला काम यह है कि गैमेट्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए। और ये गैमेट्स क्या होंगे, तो मेल में हमें पता है ये गैमेट्स होते हैं स्पर्म, और फीमेल में इन्हीं गैमेट्स को हम बोलते हैं ओवम या फिर ओवा या फिर एग भी बोल सकते हैं। सेकंड जो इवेंट होगा वो होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। यानी मेल के जो गैमेट हैं, जो स्पर्म है, वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक यानी वेजाइना में ट्रांसफर होंगे, और इसी प्रोसेस को, इसी इवेंट को हम इंसेमिनेशन बोल रहे हैं। अब देखो, मेल और फीमेल गैमेट्स में क्या होगी, फ्यूजन होगी। फ्यूजन होगी जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जिसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट। हमें पता है जो गैमेट्स होते हैं यानी कि स्पर्म एंड ओवम है, वो क्या है, हैप्लॉइड है। पर जैसे ही ये फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड और यूनिसेलुलर, जिससे हम सबकी लाइफ क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। अब क्या होता है ना, इस जाइगोट में कुछ माइटोटिक डिवीजन होती है। उन माइटोटिक डिविजन्स को हम क्लीवेज बोलते हैं। आगे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जिसकी वजह से जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर है वो होता है ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्या होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। ह्यूमंस के केस में ये जो पीरियड होता है ये 9 मंथ्स का होता है, और 9 मंथ्स के बाद क्या होता है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी। क्लियर? ये थे हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। उसके बाद देखो, कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल में। कैसे? जो स्पर्म फॉर्मेशन है ना, वो कंटिन्यू होता है ओल्ड एज तक। मतलब आप एक बुजुर्ग में, ओल्ड एज मैन में भी देखोगे कि स्पर्म की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ओवम की फॉर्मेशन सीज हो जाती है। सीज हो जाती है यानी कि स्टॉप हो जाती है विमेन में, कब, 50 ईयर्स के आसपास, और इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्लियर? उसके बाद देखो, ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी, या आप ये कह सकते हो ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे गैमेट्स बन जाते हैं, और उसके बाद बाकी के इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं। अब देखो, गैमेट्स की फॉर्मेशन तो देखनी है, लेकिन वो गैमेट्स बनते कहाँ हैं ये भी हमें देखना है। यानी कि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 5 मिनट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने खत्म करना है, और बिल्कुल आराम से, अच्छे से समझते हुए, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इसे समझो। एनसीईआरटी की हर एक लाइन यहाँ पर कवर है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आपको पता होना चाहिए मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहाँ है, तो ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, यानी एब्डोमिनल रीजन के नीचे वाले रीजन में ये लोकेटेड है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपने पढ़ना है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब यहाँ पर क्या है, जहां पर मेल गैमेट तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, साथ साथ में मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहा है। यानी यहाँ पर मेल गैमेट यानी कि स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और साथ साथ में हार्मोन यानी कि एंड्रोजन की भी प्रोडक्शन यहाँ पर होती है। उसके बाद देखो, हम कुछ एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स मतलब जहां पर स्पर्म्स की मैचुरेशन हो रही है और पैसेज हो रहा है स्पर्म का, है ना, तो वो हम पढ़ते हैं रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, और लास्टली यूरेथ्रा। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल्स, जो कि
पेयर है यानी कि दो होंगे, प्रोस्टेट जो कि सिंगल है, बल्बोयूरेथ्रल जिसको हम कोपर्स ग्लैंड भी बोल रहे हैं जो कि अगेन क्या है, पेयर में। लास्टली आप यहां पर पढ़ोगे मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसको हम पेनिस भी बोलते हैं। देखो एक एक कर इन स्ट्रक्चर्स को आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात की है टेस्टिस की। तो मेल्स में जो टेस्टिस होती हैं वो पेयर्ड होती हैं यानी कि दो टेस्टिस होती हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी ये स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रही है, और मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन या आप एंड्रोजन बोल सकते हो, इसकी भी ये प्रोडक्शन क्या कर रही है, टेस्टिस में ही इसकी प्रोडक्शन हो रही है। अब यहां पर आपको बात ये याद रखनी है कि जो टेस्टिस है ना वो एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड एक पाउच में सिचुएटेड है, जिस पाउच को हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। क्यों सिचुएटेड है पाउच में? क्योंकि लेट्स से बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनना है। स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये जरूरी है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लोअर बॉडी टेम्परेचर हो। ये जो स्क्रोटम है ये हेल्प करता है लो टेम्परेचर मेंटेन करने में, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। तो स्क्रोटम का काम क्या है? ये हेल्प करेगा लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में। कितना लो टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर। क्यों चाहिए ये? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। देखो ऐसा कुछ सीन होता है कि एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड एक ये पाउच सिचुएटेड होता है जिसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस लोकेटेड है। कैसे? देखो टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन एब्डोमेन। फॉर्म तो होते हैं एब्डोमेन में ही, लेकिन 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे ये असेंड हो जाते हैं एब्डोमेन से कहां पर? स्क्रोटम में यानी एक पाउच में। कौन सी केनाल के थ्रू? इंग्विनल केनाल के थ्रू। और स्क्रोटम में ऐसे ही ये पड़ी नहीं हुई है, ये अटैच है एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर से टेस्टिस के साथ, जिस टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं ग्यूबरनैक्यूलम। क्लियर है ये बात? टेस्टिस ओवल इन शेप होंगे। यही क्लास में 2-3 बार इसको लिखो कि टेस्टिस ओवल इन शेप होंगे। साथ साथ रफ कॉपी में स्क्रिबल करते जाया करो। 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? विड्थ। यानी 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होगी? विड्थ होगी। अब देखो टेस्टिस जो है ना उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। वैसे तो 3 कवरिंग होती है, आपने याद रखना है एक ही कवरिंग के बारे में, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में। लेट्स से ये टेस्टिस है ओवल शेप्ड। क्लियर? इसको ध्यान से एक बार समझो। इसके बाहर ये कवरिंग है जिसको हम बोल रहे हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इस तरह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है। कैसे? ऐसे अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब आप ध्यान से देखो, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है और इसने कुछ ऐसे कंपार्टमेंट बना दिए। ये कंपार्टमेंट बना दिए। इन कंपार्टमेंट को हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोल रहे हैं इन कंपार्टमेंट को? हम इन कंपार्टमेंट को बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये रब हो गया, एक बार मैं दोबारा बना देती हूँ। ये टेस्टिस थी और ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे हर एक टेस्टिस के अंदर, मेल्स में पेयर में टेस्टिस है, दोनों टेस्टिस के अंदर लगभग 250 तक कंपार्टमेंट होते हैं। यानी एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट और दूसरी में भी 250 कंपार्टमेंट। इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? क्लास में ही याद करो, हम इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब आपने ये तो याद कर लिया कि टेस्टिस ओवल शेप की है, बाहर एक डेंस कवरिंग है जिसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोल रहे हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है और उसने कंपार्टमेंट बना दिए। इन 250 कंपार्टमेंट को हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है आपको ये पता होना चाहिए। देखो 250 कंपार्टमेंट और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर ऐसे 1 से 3, 1 भी हो सकती है, 2 भी और 3 भी, 1 से 3 हाईली कोल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम प्यार से बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? हम इन्हें प्यार से बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बात याद हो जाएगी। क्लियर है? तो देखो इस डायग्राम को, ये ओवल शेप टेस्टिस थी। ये जो ग्रे कलर से मैंने बाहर बना रखी है जिसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है, इसने क्या बना दिए? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक लोब्यूल के अंदर ऐसे ये ट्यूब्यूल बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये 1 से 3 इन नंबर होंगी। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म यहां पर बन रहे हैं और उसके बाद एक नेटवर्क ऑफ टेस्टिस में जा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं रेटे टेस्टिस। रेटे का मतलब ये होता है नेटवर्क। यानी स्पर्म इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये कहां गए? रेटे टेस्टिस में। इसके आगे का भी अभी पढ़ेंगे, इसको पढ़ो पहले। तो हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल कैसे बना? इन्वेजिनेशन ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से। हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कोल्ड ट्यूब्यूल होगी जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। अब देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर लाइंड होंगी, मतलब इसके अंदर
दो तरह के सेल्स होंगे। एक सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि इमैच्योर जर्म सेल है। इसी स्पर्मेटोगोनिया में आगे मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी और क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। मैंने क्या बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल हैं। एक है स्पर्मेटोगोनिया जो कि इमैच्योर जर्म सेल है, इन्हीं के अंदर आगे मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी और स्पर्म बनेंगे। दूसरे हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नर्स सेल्स। ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। क्लियर है? तो लेट से मैंने यहाँ पर मैं खाली स्पेस पे यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। लेट से मैंने ये बना दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर ऐसे दो तरह के सेल्स होंगे। ये जो सर्कल में मैं सेल्स बना रही हूँ ये क्या है हमारे पास, स्पर्मेटोगोनिया, इमैच्योर जर्म सेल, जिसने आगे जाकर क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है। और साथ में जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सर्टोली सेल्स जो इन डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करें। अच्छा, ये जो ऐसे और भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, है ना, और भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी। तो ये जो आसपास की स्पेस है जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, इन स्पेसिस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस। यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इन सेल्स को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, या तो हम इनको बोल देंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स। और ये क्या करते हैं, ये एंड्रोजन की फॉर्मेशन करवाते हैं। क्या करते हैं, ये एंड्रोजन की फॉर्मेशन करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास ब्लड वेसल्स या फिर और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स जैसे कि WBCs, बी सेल, टी सेल्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैंने कहा कि सर्टोली सेल्स शेप और नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है, इनको नर्व सेल्स भी बोल रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड का जो रीजन है उसको इंटरस्टिशियल स्पेसिस बोल रहे हैं, जहां पर ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लेडिक सेल्स प्रेजेंट है और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स हैं। ये लेडिक सेल्स क्या कर रहे हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स की सिक्रीशन भी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ है 2020 में। क्लियर है? अब देखो, हमने टेस्टिस की बात कर ली, दूसरी हमने बात करनी है एक्सेसरी डक्ट्स की। ये डक्ट्स वो डक्ट्स हैं जहां से स्पर्म्स का पैसेज हो रहा है, स्पर्म्स जहां से पास हो रहे हैं, मतलब यहीं पर स्पर्म मैच्योर भी हो रहे हैं और यहीं से स्पर्म्स क्या हो रहे हैं, पास भी हो रहे हैं। तो देखो इस डायग्राम को एक बार ध्यान से दोबारा से देख लो। देखो, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बने, स्पर्म बने, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बने। ये स्पर्म अब आ रहे हैं रेटेटेस्टिस के अंदर। रेटेटेस्टिस से ये स्पर्म्स जा रहे हैं वास इफ्रेंशिया के पास। ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है जिसको वास इफ्रेंशिया बोलते हैं। वास इफ्रेंशिया से ये जाते हैं एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस आगे जाकर खुल रही है वास डिफरेंस में। क्लियर है? तो ये आपको ये याद होना चाहिए, ये पूरा सीक्वेंस। ये दो बार पूछा गया है नीट में, एक 2015 में भी, 2014 में भी, और नहीं 2019 में और 2016 में पूछा गया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, उससे गए रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से फाइन छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं जिनको वास इफ्रेंशिया बोल रहे हैं। वास इफ्रेंशिया से ये गए एपिडिडाइमस में जहां पर स्पर्म्स टेम्परेरीली स्टोर्ड है। उसके बाद ये वास डिफरेंस में गए। वास डिफरेंस को एक डक्ट मिलती है सेमिनल वेसिकल से। वास डिफरेंस की डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बना देती है। इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर रहते हैं और फिर आउटसाइड ट्रांसफर हो जाते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा क्या है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के बेस में है। यूरेथ्रा की ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक भी बोलते हैं क्योंकि यूरिन भी यहीं से पास हो रहा है और सीमन भी यहीं से पास हो रहा है। देखो मैंने यहाँ लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वास इफ्रेंशिया। एनसीईआरटी में भी यही चीज लिखी हुई है पर वो दूसरे वे में लिखी हुई है। वो लिखी हुई है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही है वास इफ्रेंशिया में थ्रू रेटेटेस्टिस। बात वही है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वास इफ्रेंशिया में कैसे ओपन हो रही है, रेटेटेस्टिस से होते हुए। ठीक है, रेटेटेस्टिस फिर एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में। अब देखो ये जो वास डिफरेंस है ये असेंड करती है एब्डोमेन की तरफ और यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ लूप करती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ चलती है। वहां पर इस वास डिफरेंस को सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट मिलती है और ये इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती है। इस इजैकुलेटरी डक्ट के ऊपर 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप डायग्राम से आराम से देख सकते हो। देखो ये क्या है, ये ओवल शेप टेस्टिस है, ये अंदर ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने हुए हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। मैं एक बार ये पेन की विड्थ को थोड़ा सा स्मॉल कर लेती हूँ फिर हम बात करते हैं। देखो ये टेस्टिस है और ये क्या बने हुए थे, ये अंदर बने हुए हैं टेस्टिकुलर
कंपार्टमेंट यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है, जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं, वो ऐसे रेटे टेस्टिस के पास आते हैं। रेटे टेस्टिस क्या है? नेटवर्क ऑफ टेस्टिस। उसके बाद फाइन फाइन ट्यूब्यूल्स जिसको हम बोल रहे हैं वासाइफ्रेंशिया। वासाइफ्रेंशिया किस में जाकर खुल रही है? एपिडिडाइमस में। और एपिडिडाइमस किस में खुल रही है? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस असेंड किया एब्डोमेन में, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ वास डिफरेंस चल रही है। वास डिफरेंस को डक्ट मिली सेमिनल वेसिकल से, और इसने कॉमन डक्ट बना दी जिसको हम बोल रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में कुछ टाइम के लिए स्पर्म स्टोर हो रहे हैं और फिर वो यूरेथ्रा से होते हुए बाहर जा रहे हैं। ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। लास्ट हमने पढ़ना है एसेसरी ग्लैंड्स। एक होता है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल है, सेमिनल वेसिकल पेयर में होंगे, और कोपर्स ग्लैंड भी क्या होंगे? पेयर में होंगे। क्लियर है? तो इन सबकी सिक्रीशंस मिलकर बनाती है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को हम बोल देते हैं सीमेन, ठीक है। तो ये इन सबकी कलेक्टिव सिक्रीशन जिसको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि रिच होती है फ्रक्टोस में। फ्रक्टोस एक शुगर का सोर्स है तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा कैल्शियम में और एंजाइम्स में। क्लियर है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड लगभग 20 से 25% सिक्रीशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड कर रहा है सेमिनल प्लाज्मा के लिए। सेमिनल वेसाइकल 60 से 70% तक कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा में। और याद रखना कि ये एक एल्केलाइन फ्लूइड है, फ्रक्टोस रिच है, कैल्शियम रिच है, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी होंगे। साथ साथ में याद रखना ये एल्केनाइल इन नेचर क्यों होगा? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो हमारे पास सीमेन है ये क्या होता है? एल्केलाइन इन नेचर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि कोपर्स ग्लैंड का एक और काम है, ये इंसेमिनेशन के टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पेनिस को। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी याद कर लेना। लास्ट बच्चों हमने पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसको हम पेनिस भी बोलते हैं। और पेनिस बना होता है इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज से, जो कि क्या करते हैं? पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि पेनिस को स्ट्रेट होने में हेल्प करते हैं। जो क्यों जरूरी है? ताकि इंसेमिनेशन हो पाए। इंसेमिनेशन क्या था? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज भी दे दो, ये भी बता दो कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। अब देखो हम देख रहे हैं ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेनिस बोल रहे हैं। इसका ये जो एनलार्ज एंड होता है इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और यहाँ पर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं फोरस्किन, या फोरस्किन का ही दूसरा नाम होता है प्रीप्यूस। क्लियर है? तो एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस को हम क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, जो कि कवर्ड है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से। जिस लूज फोल्ड ऑफ स्किन को हम क्या बोल रहे हैं? फोरस्किन या फिर प्रीप्यूस। नेक्स्ट इन द सीरीज इज फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि जिसको हमने टेस्टिस कहा था। कुछ एसेसरी डक्ट हमने पढ़ी थी, एसेसरी ग्लैंड पढ़ा था, और लास्ट में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज तो हम वही पढ़ेंगे, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको ओवरी बोल रहे हैं। एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ेंगे यानी कि ओविडक्ट। ओविडक्ट का ही दूसरा नाम हमारे पास होता है फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, और लास्टली हमने क्या पढ़ना है? वेजाइना। मेमरी ग्लैंड की बात करेंगे तो एसेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो यहाँ हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया में वहां हमने एक ही स्ट्रक्चर पढ़ा था पेनिस, पर यहाँ पर हम काफी सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जैसे मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि ये सभी स्ट्रक्चर्स इंटीग्रेटेड है और फंक्शंस भी इनका क्या है? फंक्शन भी इंटीग्रेटेड है। क्यों? ताकि ये ओव्यूलेशन को सपोर्ट कर सके। ओव्यूलेशन कहाँ होती है? ओवरी में। फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट कर सके। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एम्पुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में। और प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। प्रेगनेंसी के लिए क्या जरूरी है? यूट्रस। यूट्रस में ही इंप्लांटेशन होती है और प्रेगनेंसी सपोर्ट होती है। चाइल्ड बर्थ यानी सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बर्थ कैनाल बनती है, जिसके थ्रू क्या होता है? चाइल्ड बर्थ होता है। और चाइल्ड केयर यानी कि मेमरी ग्लैंड में आगे लैक्टेशन के टाइम पर मिल्क प्रोड्यूस होता है जिससे चाइल्ड की केयर हो सके। देखो ये स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। पहले इस स्ट्रक्चर से हम ब्रीफली एक बार पढ़ लेते हैं, फिर लाइन वाइज भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? हमारे पास ओवरी। तो फीमेल के पास 2 ओवरी है यानी कि पेयर में ओवरी है, जिसमें ओवम
की प्रोडक्शन हो रही है, फीमेल गैमेट की और फीमेल सेक्स हार्मोन की भी प्रोडक्शन हो रही है। फिर देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दोनों साइड, ये फेलोपियन ट्यूब है जिसको हम ओविडक्ट भी बोल रहे हैं। तो फीमेल्स के पास 2 ओविडक्ट है। ओविडक्ट के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको फिम्ब्रे बोलते हैं। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको एम्पुला बोलते हैं। और ये जो नैरो पैसेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इस्टमस बोलते हैं। अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये अंदर वाला रीजन क्या है, हमारे पास यूट्रस है। यूट्रस की 3 लाइनिंग है। सबसे अंदर वाली को एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, मिडल वाली को मायोमेट्रियम बोल रहे हैं और बाहर वाली को आउटर मोस्ट को हम पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं। यूट्रस के नीचे आता है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। ये PYQ है 2023 का। और ये फेलोपियन ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है इसमें से भी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओवरीज की। ओवरीज क्या है, हमारे पास फीमेल प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि ये फीमेल गैमेट ओवा की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि ओवेरियन हार्मोन या स्टेरॉइडल हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, यहीं पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये 2 ओवरीज होती हैं ईच साइड ऑफ एब्डोमेन में, लोअर साइड में सिचुएटेड है। कोई लेंथ पूछ ले तो 2 to 4 सेंटीमीटर, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होते हैं, यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं। कैसे, लिगामेंट्स के थ्रू। ओवरी देखो बाहर कुछ सेल्स दिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स। और ये जो अंदर वाला पूरा रीजन है, ये अंदर वाले रीजन को हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा। ये रीजन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पेरिफेरल आउटर रीजन को हम बोल रहे हैं कोटेक्स। देखो ये पेरिफेरल आउटर रीजन है कोटेक्स, और ये जो इनर रीजन है इसको हम बोल रहे हैं मेडियम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब भी क्या है, पेयर में है। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोल रहे हैं। इसकी लेंथ होगी 10 से 12 सेंटीमीटर। 3 पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। पहला है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है, देखो इनफंडिबुलम जो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है ओवरी के उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ऐसे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एजिस पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्रे बोल रहे हैं। ये देखो इसको मैं रब करती हूँ, आराम से डिटेल में देखते हैं। ये देखो जो सबसे क्लोजेस्ट है ओवरी के वो इनफंडिबुलम है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्रे बोल रहे हैं। क्लियर है, ये फिम्ब्रे क्या करवाता है, कलेक्शन करवाता है ओवम की। ठीक है, तो एजिस ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक फिम्ब्रे, फिम्ब्रे कलेक्ट कर रहा है ओवम को। फिर आता है एम्पुला। इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला एक्चुअल साइट है फर्टिलाइजेशन की, चाहे एम्पुला लिखा हो या एम्पुला इस्टमस जंक्शन लिखा हो, ये क्या है, एक्चुअल साइट है जहां पर क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। उसके बाद आता है हमारे पास इस्टमस। इस्टमस क्या है, नैरो पार्ट है जो जाकर कहां जुड़ता है, यूट्रस में जुड़ता है। तो ये इस्टमस है जो जाकर कहां जुड़ रहा है, यूट्रस में। देखो यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं यूट्राइन फंडस। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं यूट्राइन बॉडी। और लास्ट यूट्रस जाकर किसमें खुल रहा है, एक नैरो कैनाल में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स। फिर बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस जिसको हम हिस्ट्रा भी बोलते हैं, वूम भी बोलते हैं, सिंगल है, इन्वर्टेड टीयर शेप। जैसे हम नाशपति देखते हैं ना, तो उल्टे नाशपति के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। 3 पार्ट है, अपर वाला फंडस, मिडल यानी कि बॉडी, और टर्मिनल लास्ट वाला सर्विक्स। सर्विक्स जाकर किसमें खुल रहा है, वेजाइना। यूट्रस की 3 लेयर है। सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है आउटर लेयर जो कि थिन है, जिसको हम पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं। फिर मिडल लेयर जिसको हम मायोमेट्रियम बोल रहे हैं। याद रखना यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं जो डिलीवरी के टाइम पर जहां पर क्या होगी, विग्रस कॉन्ट्रेक्शंस होगी, यानी कि डिलीवरी में जो लेयर हेल्प कर रही है वो कौन सी है, मायोमेट्रियम है। इनरमोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, जहां पर जाकर क्या इम्प्लांट होता है, ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होता है, यानी प्रेगनेंसी के लिए ब्लास्टोसिस यहाँ इम्प्लांट होता है। और यही वो लेयर है जहां पर साइक्लिक चेंजेस होता है। होता क्या है ना, एंडोमेट्रियम थ्रू आउट द मंथ अपने आप को थिक करती रहती है, मोटी करती रहती है, थिक करती रहती है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो उसके बाद जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस वहां आकर इम्प्लांट हो जाए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है थ्रू आउट द मंथ, तो लास्ट में जाकर ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, ये शेड हो जाती है। तो यानी अगर कोई आपसे ये पूछ ले यूट्रस की वो लेयर जिसमें साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, तो आप उस लेयर का नाम बताओगे एंडोमेट्रियम। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया की। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में सबसे पहले आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, यानी कि यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है, और यहाँ पर प्यूबिक हेयर होंगे, स्किन से कवर हो गए फैटी टिश्यू, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो कि स्किन से कवर है, और प्यूबिक हेयर भी यहाँ पर है, इसको हम बोल देते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के नीचे कुछ फ्लैशी फोल्ड आते हैं, पेयर ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स, जिसको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं, जो कि मोन्स प्यूबिस से वेजाइनल ओपनिंग तक को सराउंड करता है।
लेबिया मेजोरा के नीचे एक और पेयर ऑफ फोल्ड्स होते हैं जिसको हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं, यानी देखो ये ऊपर वाले फोल्ड्स एनलार्ज फोल्ड्स जिसको लेबिया मेजोरा बोल रहे हैं, लेबिया मेजोरा के नीचे एक और फोल्ड जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेबिया माइनोरा बोल रहे हैं। उसके बाद देखो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो कवर्ड होती है पार्शली एक मेम्ब्रेन से जिसको हम हाइमन बोलते हैं। क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे है, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले आया हुआ है, और यूरेथ्रल ओपनिंग के अबव है। अब याद रखना ऑफन क्या होता है, कई बार क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ये हाइमन रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, यानी कि ब्लड रिलीज होता है। तो ऐसा कई जगह पर ऐसा ये स्टीरियोटाइप है कि अगर कोई फीमेल है जिसका शादी के बाद लाइक अगर इंटरकोर्स के टाइम पे हाइमन रप्चर नहीं हुई है तो यानी वो वर्जिन नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइमन वर्जिनिटी का कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाइमन ऐसे भी ब्रेक हो सकती है कि गिरने से या फिर वेजाइनल टैम्पून इंसर्ट करने से या फिर हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग करते टाइम भी हाइमन क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। और कुछ कुछ विमेन में तो हाइमन थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट रहती है, यानी क्वार्टस के बाद भी परसिस्ट रहती है। हाइमन पे जो क्वेश्चन है वो 2024 में आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स की। देखो इसको आराम से समझो, बहुत आराम से मैं तुम्हें मेमरी ग्लैंड बताती हूँ। देखो मेमरी ग्लैंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीमेल है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल मैमल्स का, यानी फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल मैमल्स का। क्यों? क्योंकि मेल्स में भी मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं पर वो फंक्शनल नहीं होते हैं, वो रूडिमेंट्री होते हैं। फीमेल्स में ये मेमरी ग्लैंड फंक्शनल होते हैं, यानी ये यंग वन को फीड करने में हेल्प करते हैं। पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिनको हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू का पार्ट और बाकी क्या है, कुछ अमाउंट में फैट है। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल मैमल का, पेयर स्ट्रक्चर है जिसको ब्रेस्ट बोल रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू है और फैट है, फैट यानी कि एडिपोज टिश्यू है। अब ये ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड है 15 से 20 लोब्स में जिनको हम मेमरी लोब्स बोल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, देखो ये जो ब्लैक कलर से था जिसको मैं आप पिंक से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये क्या है, ऐसे 15 से 20 लोब्स हैं जिनको हम मेमरी लोब्स बोलते हैं। ठीक है, इन मेमरी लोब्स के अंदर देखो ये ऐसे सेल्स मिल रहे हैं, इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। इस एल्वियोलाई में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और मिल्क प्रोड्यूस होके इन्हीं एल्वियोलाई की ल्यूमन के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर है, देखो 15 से 20 मेमरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई जहां पर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और इसी की ल्यूमन में स्टोर हो रहा है। ये एल्वियोलाई खुल रहे हैं छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में, देखो हर एक एल्वियोलाई छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में खुल रहे हैं। इन ट्यूब्यूल्स को हम बोल रहे हैं मेमरी ट्यूब्यूल। क्या बोल रहे हैं, मेमरी ट्यूब्यूल। अब देखो मेमरी ट्यूब्यूल मिलकर एक बड़ी सी डक्ट बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं मेमरी डक्ट। यहां पर कुछ ट्यूब्यूल्स मिले, उन्होंने ऐसे डक्ट बना दी, यहाँ ट्यूब्यूल्स मिले, इन्होंने डक्ट बना दी, और ये डक्ट आगे जाकर एक वाइडर स्ट्रक्चर जिसको हम मेमरी एम्पुला बोलते हैं उसमें खुलता है। मेमरी एम्पुला के बाद यहाँ छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स बोलते हैं, जिसके थ्रू मिल्क सक्ड आउट होता है। ठीक है, ये निपल एरिया के बाहर जो ब्राउनिश सब लेयर होती है, कवरिंग होती है स्किन की, उसको एरियोलर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, देखो मैंने ये बोला 15 से 20 लोब्स होती हैं जिनको हम मेमरी लोब्स बोल रहे हैं, उनके अंदर कुछ सेल्स हैं जिनको एल्वियोलाई बोल रहे हैं। एल्वियोलाई में मिल्क सीक्रेट हो रहा है और स्टोर हो रहा है एल्वियोलाई की ही ल्यूमन में, और एल्वियोलाई से छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं जिसको मेमरी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ये ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर मेमरी डक्ट बना रही है, बहुत सारी डक्ट्स ज्वाइन होकर मेमरी एम्पुला बना रही है, और मेमरी एम्पुला के बाद छोटी छोटी डक्ट्स, लेक्टिफेरस डक्ट, जहां से एक्चुअल में मिल्क सक्ड आउट हो रहा है। क्लियर है, हो जाएगा। उसके बाद 2024 और 2022 में इसकी अरेंजमेंट आई हुई है मिल्क प्रोडक्शन की, तो इनको ऑप्शंस में दिया हुआ है इन्हीं नेमिंग्स को और आपको अरेंज करना है। और एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आधा घंटा मैक्सिमम हमें और लगेगा नेक्स्ट पार्ट को करने में। तो नेक्स्ट है हमारा गैमेटोजेनेसिस। देखो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है जेनेसिस का, फॉर्मेशन, और गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन। ये गैमेट्स क्या होंगे, तो मेल में होते हैं स्पर्म, तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और फीमेल में होता है ओवम, ओवम बनने की प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। ये गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, गोनाड्स में, यानी मेल के अंदर टेस्टिस में, और फीमेल के अंदर कहाँ बनते हैं, ओवरी में। एक एक कर पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन। स्पर्म के लिए एक नाम याद रखो, स्पर्मेटोजोआ। क्या नाम याद रखोगे, स्पर्मेटोजोआ। जहां जहां पर भी मैं स्पर्मेटोजोआ यूज करूं तुम समझ लेना स्पर्म है।
जहां जहां पर भी हम स्पर्म बोले तुम समझ लेना स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं, गंगाधर ही शक्तिमान है। स्पर्मेटोजोआ ही क्या है, स्पर्म, ठीक है। कैसे बन रहे हैं ये, तो हमने कहा था टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ इमेच्योर जर्म सेल्स हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। कब स्टार्ट हो रहा है ये, प्यूबर्टी में, oogenesis में आप पढ़ोगे, oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाती है। ऐसे डिफरेंसेस को याद करते चलो, लेक्चर में ही अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो दो फेजेस हैं, सबसे पहले स्पर्मेटिड्स बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से, यानी इमेच्योर मेल जर्म सेल से, और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी ये स्पर्मेटिड्स आगे स्पर्म बनाते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है प्यूबर्टी के टाइम पे, स्पर्मेटोगोनिया यानी कि इमेच्योर जर्म सेल, कोई प्लॉइडी पूछे तो बता देना, ये डिप्लॉइड होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं। अब इसमें माइटोसिस होगी, डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ये अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया में साइटोप्लाज्म का कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन होगी, जिसके बाद ये बना देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। याद रखना अभी यहां पर मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुई है, तो कोई आपसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी पूछ ले तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी क्या होती है, 2n होती है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। ये तो पता होगा ना, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, यानी एक सेल आगे 2 सेल में कन्वर्ट हो गए पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ। लेकिन अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हो रही है। एक बार मैं बता देती हूँ मियोसिस क्या होती है। मियोसिस हम बोलते हैं खाली स्पेस का है, मियोसिस यहां बता देती हूँ रिडक्शनल डिवीजन होती है। लेट्स से ये एक सेल है, इसकी प्लॉइडी है 2n, यानी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। अब यहां पर पहले मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 होगी तो ये एक सेल 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। अब मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, यानी इक्वेशनल डिवीजन है। अब इस एक सेल से आगे 2 सेल बनेंगे और इस सेल से भी आगे 2 सेल बनेंगे, पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया यानी कि इमेच्योर जर्म सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। इसमें माइटोसिस हो रही है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया में डिफरेंशिएशन होगी, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा और वो क्या बना देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि अभी कहीं रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुई है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हो रही है, यानी रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी, यानी ये हैप्लॉइड होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हो रही है, मियोसिस 2 होने से यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, यहां पर बनेंगे स्पर्मेटिड्स। तो मियोसिस 2 तो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन जैसी ही अभी बताया। तो देखो यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बन गए। अब स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन होती है और क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। इस पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इस टेबल में ये ध्यान से देखो, देखो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हुआ, ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे, लेट से ये एक स्पर्मेटोगोनिया, इसमें माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, काफी सारे और स्पर्मेटोगोनिया बन गए, ठीक है। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया में डिफरेंशिएशन होगा और वो क्या बना देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी, अपने पास 2n ही होगी। तो स्पर्मेटोगोनिया में प्लॉइडी 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रही है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन हो रही है। तो इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होती है हमारे पास, n, यानी कि हैप्लॉइड, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, आगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी जो कि इक्वेशनली है, यानी इस एक सेल ने 2 सेल बना दिए, इस सेल ने भी 2 सेल बना दिए, पर प्लॉइडी सेम रहेगी, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड आगे डिफरेंशिएट होकर क्या बना देंगे, स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ, इनकी क्या है, ये टेल्स। क्लियर है, हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे थे, पर याद रखना स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में फर्क आपको पता होना चाहिए। फिर होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद यानी स्पर्मेटिड्स की स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन के बाद ये स्पर्म हेड्स एम्बेडेड रहते हैं सर्टोली सेल्स में, ताकि इनको नरिशमेंट मिले, और फाइनली ये रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में, यानी कि खाली स्पेस पे। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, एक तो प्लॉइडी पे क्वेश्चन 2015 और 2020 में आया हुआ है, कौन से इसमें से हैप्लॉइड सेल्स है, कौन से डिप्लॉइड है। 2022 और 2018 में स्पर्मियोजेनेसिस से क्वेश्चन आया हुआ है, स्पर्मिएशन से क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। फिर आ जाओ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल क्या है, प्यूबर्टी के टाइम पे
कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है यानी कि हाइपोथैलेमस है, ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH को सीक्रेट करता है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और दो गोनाडोट्रोफिन रिलीज होंगे। एक है हमारे पास LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है हमारे पास FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L से लेडिक सेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट कर रहे हैं लेडिक सेल्स में, सीक्रेट करवा रहे हैं एंड्रोजन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन और ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस को करवा रहे हैं। और FSH S से स्टिमुलेटिंग, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स एक्ट करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में यानी जिसको हम नर्व सेल्स भी बोल रहे हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसे फैक्टर्स ABP फैक्टर्स को रेगुलेट करते हैं जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड्स को ये कन्वर्ट करवा देते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखो स्पर्म के स्ट्रक्चर को जब आप देखते हो तो स्पर्म की पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, लेकिन इस डायग्राम को ध्यान से देखो, एक रीजन ऐसा है यानी ये जो टेल रीजन है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। टेल की जो एंड है यानी इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है, क्लियर। स्पर्म में बेसिकली 3 पार्ट है, हेड, मिडल पीस और टेल, और हेड के नीचे एक और पार्ट भी होता है जिसको हम नेक बोलते हैं। ठीक है, तो हेड ओवल शेप का है, इसमें एक तो न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड होगा, न्यूक्लियस की प्लॉइडी याद रखना, और एक्रोजम होगा। एक्रोजम क्या है, ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कुछ नहीं है, मॉडिफाइड गोल्गी अपरेटस है, यानी गोल्गी अपरेटस ही आगे जाकर मॉडिफाई होकर एक्रोजम बनाता है। इसमें कुछ लाइटिक एंजाइम होते हैं जो आगे जाकर ओवम की जो सेकेंडरी ऊसाइट है उसकी लेयर को यानी जोना पेलुसिडा को क्या करता है, रप्चर करता है। तो एक्रोजम गोल्गी अपरेटस से बना हुआ है, इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। एक्रोजम में हेड के नीचे क्या होगा, नेक होगा। नेक में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं नेक रीजन में, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस के पास है और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल आगे जाकर क्या बना देता है, एक्सियल फिलामेंट बना देता है। ठीक है, क्लियर है। मिडल पीस में हमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखते हैं और साइटोप्लाज्म दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, टेल है, जिसमें क्या दिख रहा है हमें, सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। ये फैसिलिटेट करवाता है स्पर्म की मोटिलिटी को, और जो मोटिलिटी किसके लिए जरूरी है, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। याद रखना ह्यूमन मेल एक टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट करता है कोइटस के दौरान, जिसमें से 60% जो स्पर्म है उनकी नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए, यानी कि मॉर्फोलॉजी 60% स्पर्म की एक्यूरेट होनी चाहिए, और 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिसकी विग्रस मोटिलिटी है, मतलब बहुत ज्यादा मोटिलिटी। इसी के साथ हमारा खत्म होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो प्रोसेस हमने पढ़ना है वो प्रोसेस है हमारे पास oogenesis। तो देखो oogenesis पढ़ते हैं। oogenesis का क्या मतलब है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और oogenesis मतलब ओवम की फॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं बच्चों, वो रिमार्केबल डिफरेंसेस याद रखो। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो रहा था, प्यूबर्टी में, लेकिन oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में। 2025 और 2022 में इससे क्वेश्चन, यानी फीमेल चाइल्ड यानी एम्ब्रियोनिक टाइम में ही उसमें क्या हो जाता है, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे मिलियंस में एग मदर सेल्स ऊगोनिया बनते हैं जिनकी प्लॉइडी क्या है, 2 है। याद रखना बर्थ के बाद कोई भी ऊगोनिया ऐड नहीं होता है, बल्कि कुछ ऊगोनिया डीजनरेट हो जाते हैं। प्यूबर्टी तक आते आते तक सिर्फ 70,000 से 80,000 ही बचते हैं, पर ये ऊगोनिया की फॉर्म में नहीं बचते। ये कैसे बचते हैं ये हम बताते हैं अभी। देखो होता क्या है ना, इस चार्ट को आप आराम से देखो, ये ऊगोनिया डिप्लॉइड यानी कि गैमेट मदर सेल, ठीक है, एग मदर सेल बोल लो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पे ये मिलियंस में बने। अब इसमें पहले तो माइटोसिस होती है, मतलब इसका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, तभी तो ये मिलियंस में होंगे ना। अब डिफरेंशिएशन हो जाएगी, डिफरेंशिएशन मतलब कुछ चेंजेस आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म वगैरह का कंटेंट बढ़ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte में। जैसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया था, पर वो प्यूबर्टी में हो रहा था या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम में हो रहा है। अब यहां पर क्या होगी ना, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। 11th में आपने पढ़ा मियोसिस में जो पहला फेज होता है वो क्या होता है, प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में, जिसमें 5 स्टेज है, उसमें से एक स्टेज होती है डिप्लोटिंग। यानी ये मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई है, पर बर्थ से पहले ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही ये मियोसिस 1 अरेस्ट हो गई है डिप्लोटीन स्टेज पे, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे।
अब बर्थ हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, प्यूबर्टी आ जाएगी, तब तक ये अरेस्ट ही है। तो अरेस्ट के टाइम पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या था, प्राइमरी oocyte था, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये अरेस्ट हो जाता है, टेम्परेरी अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में, उसके बाद क्या होता है, इस प्राइमरी oocyte के बाहर कुछ सेल्स की लेयर आ जाती है जिनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं उनको, ग्रैनुलोसा सेल्स बोल देते हैं। लेट्स से ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी oocyte, इसके बाहर ये सेल्स की लेयर आ गई जिसको हम बोल रहे हैं ग्रैनुलोसा सेल। और अब ये प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोसा सेल, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। और प्यूबर्टी के दौरान हमें पता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। क्या पहचान होगी, अंदर प्राइमरी oocyte, बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स की और लेयर आ जाएगी। यहाँ मैंने एक ही बनाई है, आप और ड्रॉ कर लेना, और लेयर्स आ जाएंगी ग्रैनुलोसा सेल्स की। उसके अलावा एक और लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं थीका लेयर। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, एक तो ये प्राइमरी oocyte, बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर और थीका लेयर। सेकेंडरी फॉलिकल और FSH रिलीज होता है, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल में। अब टर्शियरी फॉलिकल की पहचान क्या है, एक तो अंदर जो प्राइमरी oocyte था इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और ये बना देता है सेकेंडरी oocyte। मतलब अब इसको हम प्राइमरी oocyte नहीं बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर वही की वही रहती है और लेयर्स आ जाती है। और देखो एक ऐसे ये क्रेसेंट शेप, हाफ मून शेप कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको एंट्रम बोलते हैं। तो टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, एक तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस कंप्लीट हो जाती है, यानी प्यूबर्टी के बाद हो रही है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, तो अंदर हमें दिखते हैं सेकेंडरी oocyte, साथ ही साथ हमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी एंट्रम दिखती है। ये टर्शियरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। कैसे, ग्राफियन फॉलिकल की क्या पहचान है, इस सेकेंडरी oocyte के बाहर एक और लेयर आ जाती है जो यहाँ मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, मैं रेड से अंडरलाइन कर ली हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं जोना पेलुसिडा। यही जोना पेलुसिडा, यही ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, आप आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ोगे, 14th डे पे आकर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट ज्यादा इंक्रीज होता है और ये रप्चर होकर इसमें से सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम क्या होता है, निकलता है। ठीक है, क्लियर है, इसको पढ़ लेते हैं। तो हमने बोला प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आ गई, हमने इसे प्राइमरी फॉलिकल बोल रही है। प्राइमरी फॉलिकल बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक काफी डीजनरेट हो जाते हैं और प्यूबर्टी तक आते आते इनका नंबर सिर्फ 60 से 80,000 बचता है हर एक ओवरी में, ईच ओवरी में। अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल के बाहर और ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आएगी, एक थीका लेयर आएगी और ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पढ़ा था। फिर हमने देखा सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होता है टर्शियरी फॉलिकल में। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एक तो यहाँ फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी कि एंट्रम मिलेगी और यहाँ पर देखो जो सेकेंडरी फॉलिकल में बाहर एक लेयर थी थीका, अब वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, थीका इंटरना अंदर वाली और थीका एक्सटर्ना बाहर वाली। तो ये टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखो टर्शियरी फॉलिकल के दौरान ही हम देखते हैं कि प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और सेकेंडरी oocyte बन जाता है और साथ साथ में एक पोलर बॉडी रिलीज होती है। इसको इस टेबल में पढ़ो, देखो ये ऊगोनिया थे, इसमें माइटोसिस हुई, प्राइमरी oocyte बने, वो भी डिप्लॉयड है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुई, पर वो प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट हो गई। अब बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी तक ये जो फॉलिकल्स थे यानी प्राइमरी oocyte के बाहर जो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आई थी, ये बचते हैं सिर्फ 70,000 से 80,000 हर एक ओवरी में, यानी दोनों ओवरी में 70,000 से 80,000 ईच ओवरी में बचते हैं। अब क्या होता है ना, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जब बनता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे बनता है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो सेकेंडरी oocyte और साथ में एक पोलर बॉडी बनती है। ये अनइक्वल डिवीजन है, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो इक्वल डिवीजन थी, यहाँ अनइक्वल डिवीजन है, यानी ये जो सेकेंडरी oocyte होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी ये छोटी होगी। ये डीजनरेट हो जाती है ह्यूमंस के केस में, क्यों हो जाती है इसका रीजन अननोन है। सेकेंडरी oocyte में फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होती है, पर वो भी मेटाफेज 2 में आकर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। वो कब कंप्लीट होती है, अगर स्पर्म की एंट्री होगी, यानी स्पर्म की एंट्री के बिल्कुल बाद और फर्टिलाइजेशन से बिल्कुल पहले। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। 2020 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा से समझो, क्योंकि ये 1 शॉट है तो हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, बट मैंने अपनी तरफ से हर एक लाइन को आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इन द सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, देखो
मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? साइक्लिक चेंजेस हैं जो एक फीमेल प्राइमेट में यानी मंकी, एप और ह्यूमन बींग्स में हो रहे हैं हर पर्टिकुलर डेज के बाद, यानी कि 28 से 29 डेज के बाद। तो जो नॉन प्राइमेट्स है उनमें क्या हो रही है? उनमें हो रही है ईस्ट्रस साइकिल। ये 2023 का क्वेश्चन। साइकिल का क्या मतलब होता है? जो चीज साइकिल मतलब जो एक जगह से स्टार्ट हो वहीं आकर रुक जाए, यानी ये इवेंट्स हर थोड़े दिन के बाद रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इन साइक्लिक इवेंट्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। हर 28 से 28 डेज के बाद यूजुअली ये रिपीट हो रहे हैं जर्नली, ठीक है। कईयों में कुछ ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, यानी 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अब क्या होता है ना, 28-29 डेज की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। हर मंथ 14th डे पे यानी मिड ऑफ साइकिल में क्या होता है? ओव्यूलेशन होती है, यानी एक ओवम रिलीज होता है। एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ओवम तो क्या बनता है? ओवम तो कब बनता है? जब अगर स्पर्म की एंट्री हो रही है, स्पर्म की एंट्री के बाद, यानी अगर बॉडी में स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही तो हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रिलीज हो रहा है वो क्या है? ओवम। फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के टाइम पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम मेनार्क बोलते हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया और स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहती है लाइफ टाइम, पर फीमेल्स में जो एग की प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है 50 ईयर्स के आसपास। इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। एक बार ब्रीफली ऊपर से देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल में भी हर एक फेज को देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे सस्पेंडेड रहती है, उस टाइम पे नहीं होती है। तो पहला जो फेज हम पढ़ते हैं वो मेंस्ट्रुएशन फेज पढ़ते हैं, जो कि 5-6 डेज का होता है। इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो रप्चर होती है और वेजाइना से ब्लीडिंग की फॉर्म में रिलीज होती है। ये कब हो रहा है? अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया फिर तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या रहती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड रहती है। दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज। जिस टाइम पे ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रहा है उस टाइम पे यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। क्यों? ओवरी में इस टाइम फॉलिकल्स बन रहे हैं, और फॉलिकल्स बनने के पीछे का रीजन होता है ईस्ट्रोजन, अभी आगे ग्राफ में भी देखेंगे। और प्रोलिफरेटिव फेज मतलब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट हो रही है, वो बन रही है। फिर आता है 14th डे पे एक दिन का जो ये फेज है जिसको ओव्यूलेशन बोल रहे हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है और एक ओवम, एक्चुअल में ओवम लिखना सही नहीं है, सेकेंडरी oocyte लिखेंगे। फिर 15 से 28-29 डेज तक क्या होता है? ल्यूटियल फेज होता है, जिसको सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल का बचा कुचा पार्ट कॉर्पस ल्यूटियल में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियल क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ठीक है। ये तो हमने ब्रीफ में पढ़ा। अब एक एक कर एक एक दिन का हिसाब हम लेते हैं। तो सबसे पहला फेज है हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन चल रहा है। इस टाइम पे एंडोमेट्रियम रप्चर हो रही है। याद करो इस बात को, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के पीछे जो हार्मोन है उस हार्मोन को हम प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। और उस प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा था कॉर्पस ल्यूटियम। तो मतलब पिछली जो हमारी साइकिल चल रही थी पिछले मंथ की, उसका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम हो गई है, खत्म हो गई है। अब प्रोजेस्टेरोन नहीं मिल रहा है तो एंडोमेट्रियम कैसे सेफ रहेगी? क्योंकि एंडोमेट्रियम को सेफ जो रख रहा था, एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन करके रख रहा था, वो प्रोजेस्टेरोन था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 पॉइंट पक्के याद रख लो। एंडोमेट्रियम का रप्चर होने की वजह से, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बिल्कुल नील हो चुका है, कम हो चुका है। क्यों प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट क्यों कम हो गया? क्योंकि प्रीवियस साइकिल, पिछले मंथ की साइकिल में जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो डीजनरेट हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी? जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, यानी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या इंडिकेट कर सकती है? प्रेगनेंसी। पर जरूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो प्रेगनेंसी ही है। पुअर हेल्थ, स्ट्रेस की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकती है। दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। बच्चों ध्यान से सुनो, 6 से लेके 13 डे तक ये फेज चल रहा है। ओवरी में चल रहा है फॉलिकुलर फेज, क्योंकि ओवरी में फॉलिकल्स बन रही है। ऊपर हमने पढ़ा ना, ये वाली जो फॉलिकल्स होती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन, ये फेज ओवरी में चल रहा है। और यूट्रस में क्या हो रहा है? दोबारा से एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार कर रही है, भी ओवम फर्टिलाइज होकर आएगा और मेरे ऊपर आकर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस बनेगा, इम्प्लांट हो जाएगा, मैं प्रेगनेंसी कैरी करूंगी। ये एंडोमेट्रियम का कहना है। तो एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन करे, ठीक है। इस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन फॉलिकल को बना रहा है। और यही फॉलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? यूट्राइन वॉल को बनाता है। इस ग्राफ में ध्यान से देखो, इस ग्राफ में ध्यान से देखो, ये पहला फेज 5 दिन तक आपको दिख रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज फॉलिकुलर फेज, जो कि 13 डे तक चल रहा है ओवरी में। ये ओवरी में ये फॉलिकुलर फेज चल रहा है, और ये नीचे ये यूट्राइन में, यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। तो आप देखो
जब मेंस्ट्रुएशन हो रही थी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बिल्कुल लो है। क्या होगा मेंस्ट्रुएशन के फेज के बाद 6-7 डे से फॉलिकुलर फेज में देखो एफएसएच का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। एफएसएच का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो ये फॉलिकल डेवलप हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन फॉलिकल। बनती हुई फॉलिकल ईस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही है, तो देखो ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है। बनता हुआ ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की लाइन को डेवलप करवा रहा है। हर चीज इंटरकनेक्टेड है। क्लियर। 14th डे जो हमारा एक ही दिन का ओव्यूलेशन डे, ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, एलएच सर्ज आ रहा है। एलएच सर्ज मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रही है और एक ओवम रिलीज हो रहा है। सेकेंडरी oocyte कहना यहाँ ज्यादा सही होगा, क्योंकि हमें पता है ओवम तो कब बनता है, जब स्पर्म की एंट्री हो। तो हर मंथ जो रिलीज हो रहा है वो सेकेंडरी oocyte है। तो ये 14th डे को भी आप देख सकते हो। 14th डे पे देखो यहाँ एलएच सर्ज आ रहा है, एलएच सर्ज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई और उसने क्या किया, सेकेंडरी oocyte रिलीज किया। फिर देखो 15 से लेके 28 डे तक, इसको हम ल्यूटियल फेज या सीक्रेटरी फेज बोल रहे हैं। ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं, देखो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ रप्चर हुआ था 14 डे पे, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर oocyte तो सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गया। अब ग्राफियन फॉलिकल का बचा कुचा पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा, जो एक येलो कलर की बॉडी है। देखो ये क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। ग्राफियन फॉलिकल का बचा कुचा पार्ट ने कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट कर रहा है और कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा है। प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन कर रहा है इस एंडोमेट्रियम को और ईस्ट्रोजन फर्दर थिकनिंग कर रहा है इस एंडोमेट्रियम की। ठीक है, लास्ट तक भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा, यानी कि डीजनरेट हो जाएगा। ये डीजनरेट होगा तो फिर क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट भी कम होगा। प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट कम होगा तो दोबारा से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, पढ़ो इसको। ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है और वो सीक्रेट कर रहा है प्रोजेस्ट्रॉन को। प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम क्यों जरूरी है, ताकि ओवम जब फर्टिलाइज हो जाए उसके बाद इंप्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होगी। याद रखना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो लास्ट में जाकर 28-29 डे में ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बचेगा। प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बचेगा तो फिर अगली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी अगली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार ये ग्राफ दोबारा से देखते हैं डिटेल में, ताकि अच्छी तरह समझ में आए। देखो ध्यान से देखो, कुछ इवेंट चल रहे हैं यूट्रस में, कुछ इवेंट चल रहे हैं ओवरी में। कुछ रोल है हमारे पास ओवेरियन हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। कुछ रोल है हमारे पास पिट्यूटरी हार्मोन यानी एफएसएच और एलएच। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। पहला फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, लगभग 5 दिन ये चल रहा है। 5 दिन चल रहा है। ये एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, वेजाइना से ब्लीडिंग की फॉर्म में निकल रही है एंडोमेट्रियम। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम, पिछली साइकिल का कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ था, प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट कम हुआ था, इसलिए ये एंडोमेट्रियम शेड हो रही है। इस टाइम पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट बिल्कुल लो है। 5th डे के बाद देखो ओवरी के अंदर चल रहा है फॉलिकुलर फेज। ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, ग्राफियन फॉलिकल ऐसे बन रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ये ग्राफियन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एफएसएच का अमाउंट इंक्रीज हो रहा था। एफएसएच बढ़ा, फॉलिकल बनी, फॉलिकल ने बनते बनते ईस्ट्रोजन को रिलीज किया, ईस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम को बनवाया। 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, यहां पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल का बचा कुचा पार्ट इसने कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ा दिया। प्रोजेस्ट्रॉन ने एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया, साथ में ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ। ईस्ट्रोजन ने फर्दर थिकनिंग की एंडोमेट्रियम की। लास्ट तक आते आते भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया तो प्रोजेस्ट्रॉन जीरो, तो अगली बार, अगली साइकिल में, अगले महीने मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट होगी। क्लियर है, ठीक है। तो मतलब मेंस्ट्रुएशन कब हो रहा है, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव है प्रेगनेंसी का, पर जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी का ही इंडिकेटिव हो। पुअर हेल्थ और स्ट्रेस की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक सकती है। ये 2023 का क्वेश्चन है। फिर हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो कोपुलेशन के टाइम क्या होता है, सीमेन रिलीज होता है मेल के पेनिस से, कहां पर, वेजाइना के अंदर। ध्यान से समझो इसको। देखो स्पर्म फीमेल के पेनिस में, फीमेल के वेजाइना में गए, मेल के पेनिस से स्पर्म फीमेल वेजाइना में गए, इसको हम इंसेमिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये यूट्रस का डायग्राम था। ठीक है, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ वेजाइना में स्पर्म गए, वेजाइना में स्पर्म जाते जाते यहाँ सर्विक्स में आए, सर्विक्स से यूट्रस में आए, यूट्रस से आते आते यहाँ इस्थमस में आ गए। ठीक है, और इधर देखो, इधर ओवरी के अंदर ओवम बन रहा था, फिम्ब्रे ने ओवम कलेक्ट किया, ओवम फिर इनफंडिबुलम तक आया, इनफंडिबुलम से यहाँ एम्पुले तक आया, एम्पुले से इस्थमस तक आया। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, ध्यान से देखो, ये स्पर्म आए थे इधर वेजाइना में, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से ये स्पर्म आ गए यहाँ एम्पुलर रीजन में,
ऐसे ही यहाँ ओवरी से जो एग बना था, ओवम बना था, वो फिम्बरे से होते हुए इनफंडिबुलम से होते हुए यहाँ एम्पुलम। तो एम्पुला रीजन में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और क्या बनेगा, हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। तो देखो मोटाइल स्पर्म स्विम करेंगे, पास होंगे सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फाइनली एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाएंगे। ओवम ओवरी से रिलीज हो रहा है और वो भी इवेंचुअली एम्पुलरी रीजन तक पहुंच जाएगा। एम्पुलरी रीजन में आकर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। मतलब समझ रहे हो कि अगर फर्टिलाइजेशन करवानी है तो उसी टाइम पीरियड के दौरान स्पर्म और ओवम दोनों एम्पुलरी रीजन में आने चाहिए। दिस इज द रीजन हर एक कॉपुलेशन प्रेगनेंसी में रिजल्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जरूरी है कि सिंक्रोनाइजेशन हो, कि ओवम और स्पर्म दोनों ही एम्पुलरी रीजन में हो, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आते हैं। ये डायग्राम देखो, ये एक्चुअल में तो अंदर होगा सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर की जो लेयर है वो क्या है, जोना पेलुसिडा। यानी पहले तो इनरमोस्ट लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी oocyte जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो लेयर है वो जोना पेलुसिडा है, और उसके बाद कुछ फॉलिकुलर सेल्स है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा बोल रहे हैं, जिनका काम एक तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। तो ये स्पर्म आते हैं और ये क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजेस कर देते हैं। पहले ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आते हैं और कुछ चेंजेस इंड्यूस करते हैं। इन चेंजेस की वजह से क्या होता है ना, एक स्पर्म जब आ चुका है अंदर और स्पर्म नहीं आ पाएंगे, यानी ये पॉलीस्पर्मी को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, एडिशनल स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। इसका मकसद क्या है कि एक ही स्पर्म क्या करे, ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, ठीक है। अब ये जो जोना पेलुसिडा है, इसको रप्चर करने का काम कौन करता है, तो हमें पता है एक्रोजम में कुछ लाइटिक एंजाइम थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा को रप्चर करते हैं। क्लियर है। इसी टाइम पे जब स्पर्म एंटर कर जाएगा ओवम के अंदर, तभी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कन्वर्ट होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन पूरी होगी, कंप्लीट होगी, और सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा, oocyte में। यानी ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, सेकेंडरी oocyte कब कन्वर्ट होता है ओवम में, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और ओवम ने मिलकर क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। जाइगोट क्या है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल सेल जो है वो जाइगोट है और वो क्या है, डिप्लॉइड है। इसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन होता क्या है ना, 50% ऑफ स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% ऑफ स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम होता है। लेकिन फीमेल के पास सारे के सारे ओवम के पास एक ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो देखो, अगर मेल का स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, वो फीमेल ओवम के साथ कंबाइन हो, तो जो प्रोजेनी होगी वो गर्ल चाइल्ड होगी। अगर मेल का ऐसा स्पर्म है जिसके पास वाई क्रोमोसोम है, वो एग के साथ कंबाइन हो रहा है, तो एक्स वाई बनेगा, यानी जो प्रोजेनी होगी वो मेल होगी। यानी सेक्स ऑफ द बेबी किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल चैप्टर का लास्ट पार्ट है, 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट ध्यान से सुनो। देखो, हमने कहा जाइगोट बना। अब होता क्या है ना, जाइगोट में कुछ माइटोटिक डिविजन होती है। माइटोटिक डिविजन मतलब यहाँ पर क्या होती है, क्लीवेज होती है, ठीक है। ऐसे ये जाइगोट है, जाइगोट में ऐसे कुछ क्लीवेज होती है, ठीक है। और उसके बाद कुछ सेल स्टेज बनते हैं, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। इसको देखो, ये ए वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ओवम है, ठीक है। एम्पुलरी रीजन में क्या होगा, ये ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ए ये ओवम है जो कि अभी अभी ओवरी से रिलीज हुआ है इनफंडिबुलम वाले रीजन में। ये एम्पुला वाले रीजन में आकर, ध्यान से देखो, मैं ये पेंसिल थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर लूं, ये ध्यान से देखो, ये बी वाले रीजन में ये ओवम के साथ ये स्पर्म कंबाइन हुआ है, यानी बी में जाइगोट बना। अब यहाँ क्लीवेज हुई है, जाइगोट में क्लीवेज हुई है, यानी ये 2 सेल स्टेज बना है। सी क्या है, 2 सेल स्टेज। फिर एक और क्लीवेज हुई है और ये क्या बन चुका है, ये 4 सेल स्टेज बन चुका है। डी क्या है, 4 सेल स्टेज। फिर ये 8 सेल स्टेज है। 8 और 16 सेल स्टेज को हम मोरुला बोलते हैं। तो 8 सेल स्टेज हमें कहां दिख रहा है, हमें कहां पर दिख रहा है, ई वाला 8 सेल स्टेज भी इस्थमस में। 16 सेल स्टेज एफ थोड़ा इस्थमस से आगे यूट्रस की तरफ जाते हुए, ये भी क्या है हमारे पास, मोरुला। मोरुला के बाद जो स्टेज बनती है वो ब्लास्टुला है। देखो, ये जो कुछ सेल्स हैं, ब्लास्टोमियर्स इनको बोलते हैं, ये ऐसे साइड्स में अरेंज हो गए हैं, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ अरेंज हो गए हैं, जिसको हम इनर सेल मास बोल रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं। ये जी वाला क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, अलग कलर से मैं अंडरलाइन करती हूँ। और ये जाकर यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो चुका है ब्लास्टोसिस्ट, यानी अब क्या होगी, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार कर लेना,
देखो ये क्या था अपने पास, ये ओवम था, ये अभी अभी ओवम रिलीज हुआ ओवरी से, बी वाला एम्पुलर रीजन में ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, जाइगोट में क्लीवेज हुई 2 सेल स्टेज, फिर ये 4 सेल स्टेज, याद रखना 8 से 16 सेल स्टेज को हम मोरुला बोल रहे हैं, तो 16 सेल स्टेज भी मोरुला है, 8 सेल स्टेज भी मोरुला है। फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट मतलब कुछ ब्लास्टोमियर साइड्स पे आ गए जिनको ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं, और कुछ अंदर की तरफ है जिनको हम इनर सेलमास बोल रहे हैं। ये एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो चुकी है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? तो चलो देखो, हमने देख लिया कि 8 से 16 सेल स्टेज को मोरुला बोल रहे हैं, मोरुला आगे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फर्दर यूट्रस में मूव करता है। ब्लास्टोसिस्ट के कुछ ब्लास्टोमियर आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और अंदर की तरफ क्या होता है, इनर सेलमास। ट्रोफोब्लास्ट जाकर अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम में, इनर सेलमास आगे जाकर डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में। कैसे? इनर सेलमास 3 लेयर बनाता है, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म और इनर एंडोडर्म। ये 3 लेयर स्ट्रक्चर को हम गैस्ट्रुला बोलते हैं। गैस्ट्रुला आगे जाकर क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। यानी यही इनर सेल मास क्या कर रहा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बना रहा है, जिससे बॉडी के सारे पार्ट्स आगे बनते हैं। यानी ये इनर सेल मास के पास क्या है, पोटेंसी है कि ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज को राइज कर सके। यानी ये टोटी पोटेंट है। इसी को हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, जो आजकल प्रिजर्व करके रखी जाती है। ठीक है, क्लियर है? अगला है हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो होता क्या है ना, इम्प्लांटेशन के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट थी, फोन छोटा कर लेते हैं हम पेंसिल का, तो ये लेट से ये ट्रोफोब्लास्ट थी, आउटर मोस्ट लेयर थी। इस ट्रोफोब्लास्ट में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं जिनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और हमें पता है ये जाकर ये ट्रोफोब्लास्ट कहाँ इंप्लांट हो रहा है, यूट्रस में। तो लेट से ये हमारे पास यूट्रस की एंडोमेट्रियम, ये भी ऐसे डिजिट्स की फॉर्म में होती है, मतलब ऐसे यहाँ पर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो ये कोरियोनिक विलाई ट्रोफोब्लास्ट की, और ये एंडोमेट्रियम की विलाई, मतलब ये आपस में ऐसे इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। ये यूट्राइन टिश्यू और ये कोरियोनिक विलाई, ये इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। तो ये जो इंटरडिजिटेड वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। यानी ये वाला जो रीजन बना, ये क्या है, ये प्लेसेंटा। क्लियर है? और आगे अंदर क्या है, यहाँ पर एम्ब्रियो, इनर सेल मास जो था वो एम्ब्रियो में डेवलप हुआ है। तो प्लेसेंटा से जो ऐसे एक नली, एक कोड जो प्लेसेंटा को इस एम्ब्रियो तक अटैच कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अम्बिलिकल कोड बोल रहे हैं। अम्बिलिकल कोड बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने? ये ट्रोफोब्लास्ट की कोरियोनिक विलाई, ये यूट्राइन टिश्यू, ये इंटरडिजिटेड हो गए, इन्होंने प्लेसेंटा बना दिया। अंदर ये एम्ब्रियो था, इनर सेल मास से आगे डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बना। ये एम्ब्रियो से प्लेसेंटा को जो कोड जोड़ती है वो क्या है, अम्बिलिकल कोड। क्लियर है? तो देखो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट, जिनको कोरियोनिक विलाई बोल रहे हैं। ये यूट्राइन टिश्यू के साथ अटैच होंगी और आगे जाकर क्या बना देगी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई एम्ब्रियो को कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। और साथ ही साथ फीटस का जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो भी कौन रिमूव करवा रहा है, प्लेसेंटा करवा रहा है। एम्ब्रियो से प्लेसेंटा कैसे कनेक्टेड है, अम्बिलिकल कोड की तरफ, अम्बिलिकल कोड से। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी कुछ हार्मोन्स बनाता है। उन हार्मोन्स के नाम याद रखो, जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। याद रखो ओवरी भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा है और प्लेसेंटा भी। फिर रिलैक्सिन, रिलैक्सिन याद रखना प्रेगनेंसी के लेटर पार्ट में, लास्ट में रिलीज होता है। और रिलैक्सिन को कौन सीक्रेट कर रहा है, ओवरी सीक्रेट कर रही है। ठीक है, PYQ है ये 2018 का, 16 का, 2020 का, 2021 में रिलैक्सिन से भी आया हुआ है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL और रिलैक्सिन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो वैसे भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे और कुछ हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये भी रिलीज होते हैं, ये भी इंक्रीज होते हैं मेटरनल ब्लड में, क्योंकि ये फीटल ग्रोथ, खास करके कोर्टिसोल फीटल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मेटाबॉलिक चेंजेस जो मेटरनल बॉडी में हो रहे हैं उसको रेगुलेट कर रहा है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज की होती है ताकि फीटल ग्रोथ अच्छी तरह और प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ह्यूमन प्रेगनेंसी यानी जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का, और उसके अलावा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे एम्ब्रियो में। यानी फर्स्ट मंथ के बाद एम्ब्रियो का हर्ट बनता है, ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा आप पढ़ते हो सेकेंड मंथ के बाद लिम्स और डिजिट्स, लिम्स मतलब हाथ पैर, और ये जो डिजिट्स हैं ये फॉर्म्ड हो जाते हैं। 12 वीक्स के बाद, यानी कि लगभग 3 महीने के बाद, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 9 मंथ्स है ना, 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं।
एक महीने में 4 हफ्ते तो 3 महीने में 12 हफ्ते। एंड ऑफ 12 मंथ्स के बाद मेजर ऑर्गन जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन ये बन जाते हैं। 5वें महीने के बाद फीटस की थोड़ी मूवमेंट देखी जाती है और हेड के ऊपर हेयर आ जाते हैं। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। 24 वीक के बाद यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद यानी 6 मंथ के बाद बॉडी कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से। आईलिड्स जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाती है। 9 मंथ्स के बाद फीटस फुली डेवलप होता है और पार्चुरेशन के लिए रेडी होता है। अब देखो पार्चुरेशन क्या है। पार्चुरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन। डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं। कैसे स्टार्ट होता है, तो यूट्रस में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है। यूट्रस की कौन सी लेयर में, हमने ऊपर भी पढ़ा था, मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से फीटस की डिलीवरी होती है। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, यानी यहाँ हार्मोन का भी रोल है और नर्वस सिस्टम का भी रोल है। होता क्या है ना, जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप फीटस क्या करता है, सर्विक्स को स्ट्रेच करता है तो सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ये क्या करते हैं, जाकर मैटरनल पिट्यूटरी तक सिग्नल भेजते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो देखो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, फीटस की वजह से ही हो रही है। फीटस फुल्ली डेवलप हुआ है जिससे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो रही है। ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मैटरनल पिट्यूटरी तक सिग्नल भेज रहा है और जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा हो रही है तो सिग्नल और ज्यादा जा रहा है पिट्यूटरी तक, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। ध्यान से सोचकर देखो, फुली डेवलप फीटस, उसने क्या किया, थोड़ी सी सर्विक्स को वो किया, स्ट्रेच रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया, थोड़ी सी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिग्नल गया पिट्यूटरी तक, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा हुई। कॉन्ट्रैक्शन जितनी ज्यादा हो रही है, सिग्नल उतना ज्यादा आ रहा है, उतनी ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे जब तक यूट्रस से बेबी जो है वो बाहर ना आ जाए। सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल और सर्विक्स कैनाल मिलकर क्या बनाएंगी, बर्थ कैनाल बनाएंगी। बर्थ कैनाल से बेबी जो है बाहर ना आ पाए। तो ये जो पहला जो सिग्नल जा रहा है फीटस से, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन फीटस की वजह से स्टार्ट हो रही है, इसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा मैटरनल पिट्यूटरी से और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन आएंगी। तब तक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर आएंगी जब तक बेबी मतलब एक्सपल नहीं हो सकता, बाहर नहीं आ जाता बर्थ कैनाल से। डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है यूट्रस से। लास्ट जो हमारा टॉपिक है फाइनली 1 घंटे के बाद, वो है लैक्टेशन। तो मेमरी ग्लैंड्स फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं जिसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन होती है। इस प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं। स्टार्टिंग का कुछ दिन का जो मिल्क होता है वो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जिसको हम क्लोस्ट्रम बोल रहे हैं। इनिशियल डेज में ब्रेस्ट फीडिंग क्यों प्रमोट की जाती है, क्योंकि क्लोस्ट्रम रिच होता है IgA एंटीबॉडीज में, जो कि बच्चे को जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि इनिशियल फ्यू मंथ्स बेबी को जो है वो मदर का क्लोस्ट्रम यानी इनिशियल फ्यू डेज का मिल्क ही पिलाया जाए ताकि पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिंक को मैंने पिन कर दिया, वो आप वहां से ऐप डाउनलोड करना, बाइक्यूल्स ऐप। एंड्रॉइड वाले बाइक्यूल्स ऐप डाउनलोड करेंगे और एप्पल वाले iOS वाले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे। नीचे ORG कोड भी मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और नोट्स को फोटो कॉपी करवाओ और वन शॉट से फटाफट से क्विक रिवाइज करो। सारे के सारे PYQ भी हाईलाइटेड है, तो NCERT पूरी कवर है आपके बायोलॉजी के, तो एक सेव स्कोर जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। कमेंट सेक्शन में बताना अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। लेक्चर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।